हेलो दोस्तों, मैं अचल सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं कि हम लोगों ने थ्योरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ रखी होगी कहीं ना कहीं से। तो जब तक हम लोग एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल वाला। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एमसीक्यूज ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के लगाने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है आपको गगन मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के फिजिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं 2024 प्री में वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को माप के लिए बेहतर हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज देख रहे हैं, इस तरह का थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, गार्टर और ग्रैंडल। गार्टर और ग्रैंडल। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में आप देखेंगे तभी ना पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति जो है वो 5 किलो हर्ट्ज से कितनी 5 किलो हर्ट्ज से, और तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाए। तरंग दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना क्या है, इसमें समय बताना। तो समय हमारा हो जाएगा 5 सेकंड। हमें पता है कि आवर्तकाल बराबर होता है 1/1 आवर्ती होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो समय हो जाएगा वो जाएगा 5 सेकंड। क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो नियॉन, इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं किस लेवल का एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसमें पूछा है कि किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो नियॉन होगा, इसका आंसर क्या होगा, नियॉन। अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए विद्युत इसर यानी इलेक्ट्रिक आयरन को डैश के फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो कितने फ्यूज की आवश्यकता होती है, 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है। तो ऑप्शन बी, विलेब रोल्ड स्नेलियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सके हैं आप फिजिक्स के किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। ये पीवाईक्यू हैं सारे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली डैश की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है। तो जो कैलोरीमीटर होता है वो किसका बना होता है, तो तांबे का बना होता है। तांबे की पतली शीट से बना होता है जो छोटा कंटेनर होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। जैसे हमारा थूक वगैरह होता है वो प्लाज्मा स्टेट में, सूरज के अंदर में जितनी भी ऊर्जा है वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट में। तो रक्त है नियॉन, साइन बल्ब है फ्रेयॉन है, शुष्क है। रक्त भी हमारा प्लाज्मा स्टेट्स में होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल प्री में इसका जो आंसर माना वो नियॉन साइन बल्ब को माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि रक्त भी किस स्टेट में होता है, तो प्लाज्मा स्टेट में। ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो भी प्लाज्मा स्टेट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स के संदर्भ में आंतरिक जबड़ा का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1811 में आयतनों के संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स पर गैलुसाक के परिणामों के साथ डाल्टन के परमाणविक
परिकल्पना का मिलान किसने किया था? तो आवोगाड्रो ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, किसी उत्तल लेंस की बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस पर अगर कोई चीज़ रखते हैं तो वो अनंत पर चीज़ें बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्राकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था? तो 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का प्रयोग किया था किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है दूध वाला ताज़े दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों डालता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ताज़े दूध का पीएच 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि एक क्षण चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? तो नॉर्थ दिशा को इंगित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा। जो राइट हैंड रूल होता है और वो करंट को दर्शाता है और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो फोर्स को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय विस्फोटों आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार की विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो गामा की। किसकी होती है? सबसे कम जो होती है वो गामा की होती है इसमें से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियो तरंग होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इंफ्रारेड की होती है, नहीं मैग्नेटिव, फिर होती है इंफ्रारेड, फिर होती है विजिबल रेज की होती है, फिर एक्सरेज की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट की होती है और लास्ट में होती है आपकी गामा की। तो सबसे कम अगर पूछेगा तो गामा की, और सबसे ज़्यादा आवृत्ति पूछेगा तो गामा की होती है, सबसे कम आवृत्ति पूछेगा तो रेडियो की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है। तो विवर्तन। और इस कंडीशन में आपने देखा होगा जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ते रहते हैं तो उनकी फचाई जो होती है वो बहुत हल्की दिखाई देती है। पेड़ की फचाई भी क्या होती है, पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी फचाई बहुत कम दिखाई देती है। अपवर्तन जो होता है, यानी अपवर्तन कोण नहीं, अपवर्तन जो होता है वो आपने देखा होगा जैसे बाल्टी में कोई छड़ वगैरह डाल दो तो वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। समुद्र वगैरह में मछली अपने वास्तविक दूरी से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन के कारण होता है। और परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपने ही माध्यम में वापस लौट आना, वो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ समान है? तो कार्य और बल आघूर्ण, इन दोनों की जो विमाएँ वो समान है क्योंकि इन दोनों का मात्रक क्या होता है? तो सेम होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आवर्तता यानी पेरियोडिसिटी के संदर्भ में डैश को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए। किसको? परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जब पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो पिंड पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होगा। तो इसमें 3 तरह से बल लगते हैं। कितने तरह से लगते हैं? 3 तरह से। हो सकता है एक तरफ से लग रहा हो बल, अगर ये कोई वस्तु है तो एक तरफ से लगेगा तो बराबर बराबर, अगर यहाँ से लगेगा यहाँ से बल तो चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनको जोड़ देते हैं दोनों को। लेकिन हो सकता है ये वस्तु विपरीत दिशा में बल लग सकता है,
इस दिशा से इस दिशा से, तो दोनों दिशाओं से लगेगा तो बराबर बराबर अगर लगेगा, मान लो 5 न्यूटन का इधर बल से लगेगा, 5 न्यूटन का इधर से लगेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं संतुलन की स्थिति। यानी बीच की जो वस्तु होगी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसा मान लो कि कोई एक वस्तु है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगे और इधर का 10 न्यूटन का बल लगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका बल ज़्यादा होगा उस तरफ से ये वस्तु क्या होगी, उस तरफ में चली जाएगी। और कितना न्यूटन का बल लगेगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 न्यूटन का बल लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक कंडीशन होगी वस्तु है तो दोनों एक ही कंडीशन में एक ही तरफ में अगर बल लग रहा है तो दोनों बलों को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। लेकिन एक वस्तु है अगर बराबर बराबर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स जीरो होगा, या बोल सकते हैं संतुलन की स्थिति। एक कंडीशन होगी जो एक तरफ से ज़्यादा बल लगेगा, एक तरफ से कम लगेगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो धूम कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। तो ऑप्शन सी, दोलन गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोलन गति। अगला क्वेश्चन हमारा है 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम है। तो पवन मापी क्या नाम होगा, पवन मापी या पवन वेग मापी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एनीमोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है, वक्रीय गति होती है। कैसी होती है, वक्रीय गति। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है और किलोवाट घंटा भी होती है, लेकिन न्यूटन नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ने फॉर्मूला देखा होगा कि आर इक्वल टू होता है रो एल अपान में ए, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, यानी जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी इन्होंने, ऑप्शन डी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। और 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेंस की ऑप्टिकल पावर की माप की इकाई क्या है। तो डायोप्टर है, ऑप्शन बी। धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर है। तो यहाँ हमारे एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, 29 हमने कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी विश है तो। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।